गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई से हमारा मतलब है डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कि वो किस डेट को सप्लाई मानी जाएगी, ताकि उसके ऊपर जीएसटी जो हमें पे करना है वो हम कब पे कर पाएंगे। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 12 के 4 कंपोनेंट्स हैं। सेक्शन 12 2 3 4 5 एंड 6 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से पहला हम कर चुके हैं सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, जिसमें हमने देखा था 15 नवंबर 2017 के बाद 2 डेट्स में से अर्लियर डेट्स मानेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। पहली डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और इनवॉइस हमेशा इशू होने चाहिए रिमूवल ऑफ गुड्स से पहले। तो इन केस इनवॉइस बाद में इशू होता है या इशू ही नहीं होता, तो उस केस में हम लेंगे लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, जो है ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। इसके बाद अब हम करते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिसीट ऑफ गुड्स दैट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पर हम टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पर सप्लायर की ड्यूटी नहीं है जीएसटी पे करना, यहाँ पर रिसिपिएंट या बायर की ड्यूटी है जीएसटी पे करना। इस केस में सप्लायर रजिस्टर भी नहीं होता और सिर्फ बायर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जीएसटी में, और रिवर्स चार्ज में वो जीएसटी पे करता है ऑन इट्स परचेजेस। तो जो वो यहाँ पर परचेजेस पर जीएसटी पे करता है वही उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, और आगे जब भी वो सेल करेगा तो उसके ऊपर उसे उसका एडजस्टमेंट या क्रेडिट मिल जाएगा। तो अब हम समझते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, टाइम फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम फॉर रिसीट ऑफ गुड्स दैट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो इस केस में रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमें देखनी होंगी 3 डेट्स। वो 3 डेट्स क्या है? पहला, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट ने अपने पास वो गुड्स कब रिसीव किए, एक डेट तो ये कंसिडर करेंगे। और आगे की 2 डेट्स देखते हैं। डेट ऑफ पेमेंट मेड बाय द रिसिपिएंट। अब ये डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट कब मानी जाएगी, तो इसके लिए भी 2 डेट्स हैं। उन दोनों में जो भी अर्लियर डेट होगी उसे डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। वो 2 डेट्स कौन सी है? एक, जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है कि उसने डेट ऑफ पेमेंट जो भी मेंशन की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो डेट, या फिर जिस डेट को उसके बैंक अकाउंट से पेमेंट डेबिट हो गई। मतलब अगर उसने चेक दी तो चेक क्लियर हो गया, या उसने अगर डायरेक्ट एनईएफटी कराई या ऑनलाइन पेमेंट किया तो वो डेट, या बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी गई डेट, इन दोनों में जो भी अर्लियर डेट होगी उसे डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट माना जाएगा। और तीसरा है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो सप्लायर ने जब माल भेजा होगा तो उसके लिए इनवॉइस बनाया होगा, उसमें डेट मेंशन की होगी, तो उसके बाद उसमें लिखा डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, मतलब 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। तो ये 3 डेट्स हमें कंसिडर करनी है, और इन तीनों में जो भी अर्लीस्ट डेट होगी वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज माने जाएंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनके अंदर कौन से गुड्स कवर्ड हैं जिनके ऊपर हमें रिवर्स चार्ज पे करना है। तो वो गुड्स हैं आपके कैश्यू नट्स, लेकिन इसमें कंडीशन है कैश्यू नट्स में नॉट शेल्ड और पील्ड, जो मतलब साबुत है। तो ये कैश्यू नट्स के केस में बायर को जीएसटी पे करना है, रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना है। इसी तरह से दूसरी आइटम है सिल्क यार्न, तीसरी आइटम है रॉ कॉटन, और चौथी आइटम है यूज्ड व्हीकल्स या सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, या फिर ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, और वेस्ट एंड स्क्रैप्ड।
तो इन सब केसेस में, इन सब गुड्स में रिसिपिएंट की ड्यूटी है कि वो जीएसटी पे करेगा। तो इनके अंदर हमें जानना है कि कौन से गुड्स जो अभी हमने बताए उनके लिए रिसिपिएंट कब टैक्स जमा कराएगा। तो उसके लिए हमने डेट्स देखी, 3 डेट्स: डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय रिसिपिएंट, डेट ऑफ मेकिंग एंट्री ऑफ पेमेंट बाय हिम इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या डेट ऑफ डेबिट इन इट्स बैंक अकाउंट, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो ये बेसिकली 4 डेट्स हैं। इनमें से जो भी अर्लीस्ट डेट होगी वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिसीट ऑफ गुड्स मानी जाएगी। तो इन चारों में से जो भी अर्लीस्ट डेट मंथ में आएगी वो डेट हमें कंसीडर करनी होगी। इसमें हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। रितु ट्रेडर्स सप्लाइड गुड्स टू मिस्टर बी जिन पर विच आर लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो इसमें डेट्स गिवन है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय मिस्टर बी 12 जनवरी, डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड बाय मिस्टर बी 18 फरवरी, डेट ऑन विच अबव पेमेंट इज एंटर्ड इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय मिस्टर बी 20 फरवरी, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर बी 21 फरवरी, एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर 10 जनवरी। तो इनमें कौन सी डेट वैलिड है? अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 3 डेट्स दे रखी हैं। नंबर 2 पॉइंट में डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड, डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड बाय मिस्टर बी। तो ये बेसिकली सपोज करिए चेक जिस दिन उसने सप्लायर को दिया और वो उसने एंट्री करी आगे 20 फरवरी को अपनी बुक्स में, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स, और वो चेक क्लियर हुआ 21 फरवरी को। तो इसलिए 3 डेट्स हो गई ना रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिस डेट को उसने पेमेंट की मतलब चेक दिया सप्लायर को, जिस डेट को उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा, और जिस डेट को उसके बैंक से डेबिट हुआ। तो ये जो सेकंड पॉइंट में डेट है कि जब उसने चेक दिया, वो डेट तो हम यहाँ पे कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बाकी ये 4 डेट्स कंसीडर करें सेकंड पॉइंट को छोड़कर। तो इनमें अगर हम देखें तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स है 12 जनवरी, डेट ऑफ पेमेंट बुक्स में रिकॉर्ड किया 20 फरवरी, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिट इन बैंक अकाउंट 21 फरवरी, और 31st डे फॉलोइंग द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। तो वो इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर है 10 जनवरी, तो 10 जनवरी से 31 दिन निकालें तो वो 10 फरवरी बैठता है, तो 10 फरवरी हो गया। अब इन चारों डेट्स में हम देखें अर्लीस्ट डेट कौन सी है, तो वो आ रही है आपकी 12 जनवरी। तो इसका मतलब ये जनवरी में टैक्सेबल होगा, ना कि फरवरी में टैक्सेबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम करते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ वोचर्स। वोचर्स का मतलब है यहाँ पर है गिफ्ट कूपन्स जो सप्लायर्स देते हैं कस्टमर्स को अपने। तो उन केस में हमने, आपको याद होगा, हमने इनको 2 पार्ट्स में बांटा था गिफ्ट कूपन्स को या वोचर्स को। एक जो आइडेंटिफाइबल है, मतलब जिसमें मालूम है कि क्या चीज़ खरीदी जाएगी, और दूसरा नॉट आइडेंटिफाइबल वोचर्स, मतलब जहाँ पर जब कूपन इशू हुआ तब उसकी ऑप्शन थी कस्टमर की कि वो क्या चीज़ खरीदेगा, वो बाद में डिसाइड कर सकता है। जब वो कूपन को यूज़ करेगा, वोचर को यूज़ करेगा, तब वो डिसाइड करेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आइडेंटिफाइबल वोचर इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ वोचर। जिस डेट को कंपनी ने वोचर इशू कर दिया उसी डेट को उसकी सप्लाई मानी जाएगी। तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिफाइबल वोचर के केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वोचर इंपॉर्टेंट है। और जो नॉट आइडेंटिफाइबल वोचर या गिफ्ट कूपन है उनके केस में डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वोचर, जिस डेट को कस्टमर एक्सरसाइज करेगा अपनी ऑप्शन और गुड्स को आइडेंटिफाई करेगा कि ये गुड्स मुझे लेनी है, तो वो होगी डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वोचर। तो वो मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वोचर्स। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इसके आगे करते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिडुअल केसेस।
रेजिडुअल केसेस का मतलब वो केसेस जो ना सेक्शन 12(2) में कवर्ड है, ना 3 में कवर्ड है, ना 12(4) में कवर्ड है, तो किसी भी सब सेक्शन में कवर्ड नहीं है। तो उनके लिए ये है कि अगर उनके केस में पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी होती है, मतलब कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, मतलब ड्यू डेट जिस डेट को वो पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। मतलब जनवरी के लिए अगर रिटर्न 20 फरवरी तक फाइल करनी है तो 20 फरवरी ड्यू डेट मानी जाएगी। और बाकी सब केसेस में जहाँ पीरियोडिकल रिटर्न भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी डेट ऑन विच टैक्स GST इज पेड। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होगा जहाँ पर पर्सन अनरजिस्टर्ड है बेसिकली, वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होगी। इसके बाद हम करते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 6। 12(6) हो गया टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर बाद में चार्ज करता है सप्लायर, अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि पेमेंट आपको 30 डेज के अंदर करनी है और वो नहीं करता, और उसके बाद उसने लिखा है कि मैं 2% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और पेमेंट जो है 3 महीने लेट आती है, तो 3 महीने लेट आने का मतलब 3 महीने का 6% वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब वो इंटरेस्ट इनवॉइस में तो पहले से मेंशन नहीं होगा, लेकिन वो बाद में रिसीव करेगा इसको, तो उसे क्या करना होगा, इसके लिए भी इंटरेस्ट के लिए भी उसे एक इनवॉइस बनाना होगा। और वो टैक्सेबल कब होगा, फिर वो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा उस डेट को जिस डेट को सप्लायर को वो पैसा मिल जाता है, क्योंकि अगर बायर ने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया तो उस केस में तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसलिए इंटरेस्ट तब टैक्सेबल होगा जब वो सप्लायर को मिल जाता है। अब हम आते हैं सेक्शन 13 में, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई के केस में कौन सी डेट को या कौन से टाइम को सप्लाई मानी जाएगी। तो यहाँ पे भी 5 सिचुएशंस में बांटा गया है सभी ट्रांजेक्शन्स को, 5 तरह के ट्रांजेक्शन्स में बांटा गया, जैसे कि गुड्स के केस में था, सेम टू सेम यहाँ पर है। सेक्शन 13(2) जब सप्लायर जिम्मेवार है। सेक्शन 13(3) जब बायर या सॉरी यहाँ पे तो रिसिपिएंट होगा, जो सर्विस रिसिपिएंट है वो जिम्मेवार होगा। फिर सेक्शन 13(4) जहाँ पे वोचर्स की सप्लाई की जा रही है, जहाँ से आप सर्विसेज ले सकते हैं गिफ्ट कूपन्स में। और रेजिडुअल केसेस सेक्शन 13(5). तो ये 13(4) और 13(5) बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पर भी है। जो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में है वही टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर सर्विसेज के केस में है। और सिमिलरली एडिशन टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई की अगर इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं तो वो भी सिमिलर केस है कि टाइम ऑफ सप्लाई तभी मानी जाएगी जब वो पैसा आ गया। तो जो मेजर डिफरेंस है वो पहले 2 सिचुएशंस में है, सेक्शन 13(2) और 13(3). तो 13(2) को पहले हम डिस्कस करते हैं। 13(2) में है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज, मतलब जहाँ पर सप्लायर जिम्मेवार है। अब इसको भी इन्होंने 3 केसेस में बांट दिया है। पहला केस है कि जब इनवॉइस इश्यू हुआ है टाइम पीरियड के अनुसार, तो इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए ये हमने पहले देखा था, इसको भी हम एक बारी देख लेते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर देखते हैं टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्योंकि वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर है कि अगर इनवॉइस इश्यू है विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, तो हमें 2 चीज़ें देखनी है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर। अगर पेमेंट उसे आ गई है तो डेट ऑफ रिसीट में आपको याद ही है 2 चीज़ें देखते हैं, डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक और या फिर डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब ये टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इश्यू होने की, ये भी हम देख लेते हैं। तो टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको हमने यहाँ पर देखा कि अगर वो 1 टाइम सप्लाई है
तो उस केस में विद इन 30 डेज इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। लेकिन अगर वो एक बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है या एनबीएफसी है तो फिर टाइम थोड़ा बढ़ाया गया था, 45 डेज कर दिया गया था। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो कंटिन्यूस सप्लाई के केस में हमें देखना है कि पेमेंट आई उस डेट तक हो जाना चाहिए या पेमेंट कब तक आ जानी चाहिए थी एज पर एग्रीमेंट उस डेट तक हो जाना चाहिए, या पेमेंट किसी इवेंट से लिंक्ड है, वो इवेंट होगा तो पेमेंट आएगी। तो उस केस में जब वो इवेंट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उस डेट तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 डेट्स में से जो भी अर्लीस्ट डेट होगी उस डेट तक इनवॉइस इश्यू होगा। ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की कोई डेट फिक्स है तो उसकी डेट तक। लेकिन अगर उससे पहले पेमेंट आ गई है तो ऑन और बिफोर रिसीट ऑफ पेमेंट। नेचुरल अगर पेमेंट बाद में ही है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ही चलेगा। और तीसरा लिखा है कि अगर पेमेंट किसी इवेंट से लिंक्ड है तो फिर इवेंट के कंप्लीट होने की डेट तक इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। तीसरी सिचुएशन गिवन है, अगर सप्लाई कंप्लीट होने से पहले सप्लाई बीच में रोक दी गई तो जिस डेट को वो रोकी गई है उस डेट तक जितनी भी सप्लाई हुई है उसके लिए इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। तो ये प्रोविजन था फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए। तो अब हम वापस इस पे आते हैं कि टाइम लिमिट क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो हमें ये समझ में आ गया कि इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए। जनरल रूल है 30 डेज के अंदर या 45 डेज के अंदर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर इनवॉइस विद इन प्रेस्क्राइब टाइम अंडर सेक्शन 31 इश्यू हुआ है तो फिर उस केस में 2 डेट्स देखनी है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाय सप्लायर। जो भी अर्लियर डेट होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। दूसरे केस में अगर इफ इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31 तो उस केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में जो भी अर्लियर डेट होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो दूसरे केस में एक आपको बेनिफिट मिलता था कि आप कंप्लीशन करने के बाद सर्विस के 1 महीने के अंदर इनवॉइस इशू कर सकते हैं। तो अगर आपने 1 महीने के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया तो उस केस में वापस हम कहाँ चले जाएंगे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो वो इनवॉइस की डेट का बेनिफिट इस केस में नहीं मिलेगा। और तीसरा केस है कि अगर ये दोनों ही केस अप्लाई नहीं होते, वैसे ऐसा कैसे होगा ये भी सोचना थोड़ा मुश्किल है। ये तभी होता है जब, मेरे ख्याल से, जब वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो कोई इनवॉइस की तो बात ही नहीं करता। तो उस केस में लिखा क्या है, डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। वो अपनी बुक्स में कब लिखता है कि उसको सर्विसेज रिसीव हो गई, वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं कि व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड और इनवॉइस इज इश्यूड फॉर पार्ट पेमेंट, कि जब पार्ट पेमेंट की जाती है या कुछ पार्ट एडवांस में दिया जाता है तो उस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो पूरी वैल्यू को, पूरी सप्लाई को कवर नहीं करेगा। वो टाइम ऑफ सप्लाई उतने ही पोर्शन को कवर करेगा जो कि आपने एडवांस अमाउंट लिया उसके अकॉर्डिंगली, या फिर अपने पार्ट ऑफ सर्विस के लिए इनवॉइस इशू किया तो सिर्फ उसी पार्ट को टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। इसी तरह से आगे एक और क्लैरिफाई करने के लिए पॉइंट है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट। तो अगर कोई सप्लायर 1000 रुपये तक की एक्सेस पेमेंट रिसीव कर लेता है, जो उसका टैक्स इनवॉइस का अमाउंट है उससे ज़्यादा, लेकिन 1000 रुपये तक, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर रहा है वो सप्लायर की ऑप्शन है कि वो उसे या तो अगले इनवॉइस में एडजस्ट करे या वो उसको इसी इनवॉइस में शो कर सकता है।
इसके बाद आगे एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रिसीट ऑफ सर्विसेज दैट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, कि वो सर्विसेज जिसमें रिवर्स चार्ज में रिसीवर ऑफ सर्विस जो है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो जीएसटी पे करेगा। जैसे कि अभी हमने गुड्स में भी देखा था पहले, उसी तरीके से है ये। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 2 डेट्स गिवन है कि रिवर्स चार्ज के केस में वो कब तक उसका जीएसटी ड्यू होगा। इसमें 2 एग्जाम्पल मैंने दिए थे सर्विसेज के। एक तो एडवोकेट्स या लॉयर्स के केस में, एडवोकेट्स और लॉयर्स को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी उनसे सर्विसेज हायर कर रही है उनकी ड्यूटी है कि वो सेक्शन 13(3) में उस सर्विसेज की वैल्यू के ऊपर जीएसटी पे करेंगी। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो कंपनीज ट्रांसपोर्ट करवाती है, गुड्स को मंगवाती हैं, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर्स की जिम्मेवारी नहीं है जीएसटी पे करने की। उस केस में कंपनी जो गुड्स मंगा रही है उसकी ड्यूटी है कि वो उस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के ऊपर जीएसटी पे करेगी, ट्रांसपोर्टर को नहीं देगी, खुद अपनी जेब से जीएसटी पे करेगी। और ये जो जीएसटी पे कर रहे हैं रिसिपिएंट, ये इसका ये इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं। और आगे जो उनकी सेल होगी या सप्लाई होगी सर्विस की, उसके ऊपर वो इस आईटीसी को, इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या माना गया, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या लेंगे हम, तो इस पर भी अर्लियर डेट्स देखनी है। पहली है डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, और डेट ऑफ पेमेंट एज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये दोनों तो होगी डेट ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, जब रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन कर दिया या उसके बैंक अकाउंट से डेबिट हो गई, या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu thereof by the supplier। तो सेकेंड केस में या बी केस में क्या 61st डे लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। जैसे कि हमने गुड्स के केस में देखा था, गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज में क्या था, वहां पर था 31st डे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, और वहां पे था डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ें ली हैं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज यहाँ पे नहीं ली है, लेकिन बाकी 2 ली हैं, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसीवर एंड 31st डे की जगह पे यहाँ पर है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। जिसके बाद आता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ वोचर्स फॉर सर्विसेज। तो यहाँ पे भी सेम है, जैसे हमने 12(4) किया था वैसे ही ये 13(4) है कि आइडेंटिफाइड वोचर्स के केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वोचर कंसीडर की जाएगी, एंड नॉट आइडेंटिफाइबल वोचर्स के केस में डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वोचर कंसीडर की जाएगी, जहाँ पे सर्विसेज पहले से आइडेंटिफाइबल नहीं थी। जब आपने यूज़ किया सर्विसेज ली, तब आपने स्पेसिफाई किया कौन सी सर्विस आप लेंगे। देन वी कम टू सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेजिडुअल केसेस। दिस इज आल्सो सिमिलर टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 कि जहाँ पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13(2) और 13(3) और 13(4) आर नॉट एप्लीकेबल। तब हमें देखना है कि क्या पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर करनी होती है तो उसकी जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, और बाकी सब केसेस में डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, जीएसटी इज पेड, वो डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो बेसिकली ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में एप्लीकेबल होगा। Then we come to section 13 subsection 6 time of supply in respect of value of supply by way of interest। तो अगर इनवॉइस के लिए, सर्विसेज के लिए जो प्रोवाइड की गई पेमेंट टाइम पर नहीं आई, तो जैसे गुड्स में था वैसे ही यहाँ पर है कि जिस डेट को इंटरेस्ट मिलेगा सप्लायर को, उस डेट को वो टाइम ऑफ सप्लाई उसकी मानी जाएगी।